एमएस पेंट को खोलने के कुछ तरीके से हम शुरुआत करेंगे कि एमएस पेंट पेंट को कितनी तरीके से खोला जा सकता है। ठीक है, तो मेनली 3-4 तरीके का ही उपयोग करते हैं। खोलने के लिए आप 8-9 तरीकों से खोल सकते हैं। ठीक है, तो जो ज़रूरी तरीके हैं उनका हम उपयोग करते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड से आप विंडोज़ बटन के साथ आर बटन प्रेस करें, जैसे आप स्टार्ट बटन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रन कमांड आपको स्पेशली खोलना है। ठीक है, तो विंडोज़ के साथ आर प्रेस करने के बाद जो यहाँ पर बॉक्स दिख रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर आपको लिखना है एमएस पेंट। क्या लिखना है? एमएस पेंट। एमएस पेंट लिखने के बाद ओके पर क्लिक करिए या फिर एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, दोनों आपकी मर्जी है। ठीक है, तो देखिए आपका एमएस पेंट खुल गया। ठीक है, एक तरीका हो गया। दूसरा, आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करो। ठीक है, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाओ विंडोज एसेसरीज फोल्डर तक। विंडोज एसेसरीज फोल्डर तक जाने के बाद सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना और आपका सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये टास्क बार में ऐसे दिख रहा हो आपको पेंट। ठीक है, खोलना है तो क्या करोगे, बस सिंगल एक क्लिक करोगे, खुल जाएगा। इसके अलावा और कौन से ऑप्शन है? इसके अलावा है कि मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर जैसे डबल क्लिक से खोलते हैं, अगर वो यहाँ पर कहीं पर रखा होता है एमएस पेंट, लाइक मान लीजिए एमएस पेंट कुछ इस तरह से आपके सामने रखा होता है डेस्कटॉप पे, तो आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, बस इस पे जाके लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करना है। कितनी बार क्लिक करना है? 2 बार क्लिक। हो गया, इतना ही सिंपल है। ठीक है, तो अगली बात करें अगर एमएस पेंट के और तरीकों से खोलने की, तो और भी तरीके हैं पर इतने काफ़ी हैं। ठीक है, आपको मेनली इतनों से काम चल जाएगा। ठीक है, अगर आप एक और तरीका सीखना चाहते हैं तो आपको ये सर्च बटन पर क्लिक करना है या सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको टाइप करना है पेंट और एंटर बटन दबा देनी है, तभी भी एमएस पेंट खुल जाएगा। ठीक है, तो ये रहे सारे तरीके एमएस पेंट को खोलने के। एमएस पेंट खोलने के बाद क्या करना है? एमएस पेंट खोलने के बाद आपको इसमें टेक्स्ट और ऑप्शंस के बारे में सीखना है। ठीक है ना, जो भी इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी इसमें चीज़ें दी गई हैं उसको समझिए। समझने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है माउस के कंट्रोल की। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे ऊपर की पट्टी। देखिए ये येलो कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, तो येलो थोड़ा कम विजिबल होगा इसमें क्योंकि हमने आपका वो स्टार्ट कर रखा है, क्या बोलते हैं उसको, आई प्रोटेक्शन। ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा स्क्रीन येलो येलो से दिख रही होगी आपको, तो वो कम विजिबल था इसलिए हमने ब्लैक कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये ऊपर की पट्टी को हमेशा नाम दिया जाता है टाइटल बार, तो टाइटल बार ही है। टाइटल बार इसका नाम इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रोग्राम फाइल, जो प्रोग्राम होता है चल रहा होता है उसका नाम प्लस जो फाइल आपने खोली, यानी जो आउटपुट आपका है उसकी जो फाइल है उसका नाम शो करता है। ठीक है, और अब तो ये मॉडर्न होता जा रहा है, अदर सॉफ्टवेयर में जो लगातार डेवलप हो रहे हैं वहाँ पे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। ठीक है ना, बहुतायत उपयोग शुरू होते जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये और भी ज़्यादा जटिल होता जाएगा। कौन? टाइटल बार। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा क्विक एक्सेस टूल बार भी दिया गया है। ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला दिख रहा है। फिर बात करते हैं इधर कोने में। कोने में देखिए 3 बटनें दिख रही हैं, हालांकि ये 4 होती हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन के साथ क्विट। ठीक है, क्योंकि ये 2 बटनें तो सेम रहती हैं हमेशा, लेकिन ये बीच वाली जो है ये बदलती रहती है। हाल फिलहाल में इसका अभी रिस्टोर डाउन नाम है। जब एक बार रिस्टोर डाउन को आप क्लिक कर दोगे तो फिर उसका नाम बदल के मैक्सिमाइज हो जाएगा। मैक्सिमाइज को क्लिक करोगे तो रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन का काम यूजुअली क्या होता है कि ये पूरे विंडो को, जो फुल स्क्रीन विंडो होता है उसे शॉर्ट स्क्रीन विंडो में बदल देता है, यानी स्क्रीन छोटी कर देता है, बाकी डेस्कटॉप दिखने लगता है। ठीक है, बाकी जगह में डेस्कटॉप दिखने लगता है। लेकिन मैक्सिमाइज जो ही क्लिक करते हैं वो क्या करता है, पूरे डेस्कटॉप पर वापस से पूरी स्क्रीन विंडो को ले आता है, पूरी विंडो को फुल स्क्रीन में ले आता है और
विंडोज़ के पीछे का जो डेस्कटॉप होता है, विंडो के पीछे का डेस्कटॉप दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है? ओके। बाकी इसका नाम अभी काम हम समझाएँगे हर चीज़ का, ठीक है? तो वन बाय वन अभी देखते चलिए। अभी फ़िलहाल हम इंटरफ़ेस देख रहे हैं, तो इंटरफ़ेस की ही बात करें। प्रॉब्लम हो जाता है। वाह! किसी को अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है, हैं? एक तो ट्रैक्टर ऊपर से इतनी रफ़्तार से भगा रहे हैं और पता चला कि आगे का हिस्सा आगे, पीछे का पीछे रह गया और बीच में अपने गिरे पिस गए उसमें, हैं? जल्दबाज़ी आप सभी भी करते हैं ऐसे ही रोड पे, हैं? नहीं तो ये काम मत कीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो फाइल एक मेन्यू है, होम एक मेन्यू है और व्यू एक मेन्यू है। हालाँकि मेन्यू का मतलब होता है कि ऑप्शन की लिस्ट, ठीक है? अब ऑप्शन की लिस्ट बनाई तो गई थी कि जो ही क्लिक किया जाए, जैसे एक रोल निकलता है वैसे ही ऑप्शन की लिस्ट भी निकलती थी पहले। अभी 2007 के बाद जो नया डेवलपमेंट हुआ सॉफ्टवेयर्स में, उसमें देखा गया कि वो ऑप्शन की लिस्ट जो खुलती थी ना, उसको बदल के दूसरा रूप दे दिया गया। अब ऑप्शन की लिस्ट ऐसे रोल की तरह नहीं खुलती, एक लंबी सी पर्ची जैसी नहीं खुलती है, ठीक है? कैसी खुलती है? इस तरह से खुलती है, देखिए, ये वाले स्टाइल से। तो अब इसका नाम ऑप्शन लिस्ट की बजाय रिबन रख दिया गया। क्या रख दिया गया? रिबन रख दिया गया। अब इसका नाम चूँकि रिबन रख दिया गया, तो इस रिबन के अंदर जो ऑप्शन जिस भी मेन्यू से सेलेक्ट अटैच होते थे, उसका नाम टैब रख दिया गया। क्या रख दिया गया? टैब। जभी भी लिस्ट आपको देखने को मिले और लिस्ट किसी वर्ड पर क्लिक करने के बाद कैसे खुले? इस तरीके से वर्टिकल खुले लिस्ट, तो उसको कहेंगे हम मेन्यू। क्या कहेंगे? मेन्यू। अगर वर्ड पर क्लिक करने के बाद लिस्ट हॉरिजॉन्टल खुले तो उसे कहेंगे टैब और इसको कहा जाता है रिबन। क्या कहा जाता है? रिबन। और इसे कहा जाता है मेन्यू लिस्ट। क्या कहा जाता है? मेन्यू लिस्ट। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ज्यों ही रिबन समाप्त होता है, रिबन के नीचे की एरिया कुछ आपको ऐसे स्केल जैसी दिखती है, इसे कहा जाता है रूलर। क्या कहा जाता है? रूलर। देखिए रूलर दो तरह का है, एक हॉरिजॉन्टल रूलर है, एक वर्टिकल रूलर है। ठीक है जी, ओके। तो ये रहा रूलर। रूलर के बाद जो ये एरिया व्हाइट कलर में आपको दिखती है, ये एरिया को कहा जाता है ड्राइंग एरिया। क्या बोला जाता है? ड्राइंग एरिया। ठीक है, ड्राइंग एरिया के नीचे आप एक ऐसी डंडी नुमा संरचना देख रहे होंगे और ऐसी ही संरचना आप देखिए इस तरफ कोने में भी देख रहे हैं, ठीक है, लास्ट में एकदम। इसे कहा जाता है स्क्रॉल बार। क्या कहा जाता है? स्क्रॉल बार। इसका काम होता है पेज को ऊपर नीचे खिसकाना या दाएं बाएं खिसकाना। ये सभी सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिल जाएगा। सभी सॉफ्टवेयर से तात्पर्य है आज पढ़ो, आज के 10 साल बाद पढ़ो, फिर भी पेज खिसकाने के लिए या डाटा ऊपर नीचे करने के लिए आपको स्क्रॉल बार ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है। इसके ठीक नीचे की जो पट्टी होती है उसे कहा जाता है स्टेटस बार। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्टेटस बार। इसका काम होता है कि सॉफ्टवेयर में जो कुछ भी चल रहा है उसकी क्या स्थिति है, ठीक है, उसे दर्शाना। स्थिति से तात्पर्य है कि कितना जूम किया गया है, ठीक है, कितना जूम किया गया है, कितने एमबी का फाइल बना है, कौन सी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो, क्या पोजीशन है आपके कर्सर की, ये सारी डिटेल कौन बताता है? स्टेटस बार बताता है। कौन बताता है? स्टेटस बार बताता है। चलिए, तो आपने इंटरफेस के बारे में पूरी जानकारी ले ली, इंटरफेस क्या होता है एमएस पेंट का। अब हम ऑप्शन के बारे में समझते हैं और इनका प्रैक्टिकल वन बाय वन करके देखते हुए चलते हैं। ठीक है, ओके। जो कि हमें ये ऑप्शन भी सीखना है, समझना है कि इसका क्या उपयोग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके फाइल टैब्स, फाइल मेन्यू से। इससे बात करेंगे फाइल मेन्यू से। फाइल मेन्यू के ऊपर हम जब भी क्लिक करते हैं तो आपको देखिए कुछ ऑप्शन की लिस्ट इस तरीके से दिखाई देती है।
ठीक है, हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और इसे हम यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। और देखिए कि होम टैब को खोलने के बाद आपको मेनली क्या ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको जब भी आपने फाइल पर क्लिक किया, ठीक है, सॉरी, जब भी आपने फाइल पर क्लिक किया तो आपको कुछ इस तरह का मेन्यू लिस्ट मिलता है या मेन्यू लिस्ट मिल जाती है, क्योंकि मेन्यू पे आपने क्लिक किया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला इसमें जो ऑप्शन होता है उसका नाम है न्यू। क्या नाम है? न्यू। ये क्या करता है? न्यू का काम होता है आपको एक नया फाइल बना के देना, एक नया फाइल बना के देना, ठीक है, जिसमें आप अपना अगला काम शुरू कर सकते हो। ठीक है, न्यू का काम होता है जैसे हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं एक पेज पर, ठीक है, एक पेज पर हम ड्राइंग बना रहे हैं और हमसे कुछ गलती या गड़बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से वो खराब हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, उस पन्ने को छोड़ के एक दूसरे पन्ने पर फिर से ड्राइंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, हाल फिलहाल में यहाँ पर ये काम करने के लिए आप पूरा डाटा सेलेक्ट करके डिलीट करके भी कर सकते थे, बट ऐसा नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, एक नया पेज, एक नया विंडो खोल सकते हो। ठीक है, ओके, तो चलिए इसको करके देखते हैं। फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है, न्यू ऑप्शन पे जब ही क्लिक करोगे तो ये कहेगा भैया इसको सेव कर दो। क्या कर दो? सेव कर दो। और या फिर मर्जी ना सेव करो, नहीं सेव करोगे तो दूसरी फाइल यहीं पर खुल जाएगी और ये डाटा आपकी लूज हो जाएगी, इरेज हो जाएगी। ठीक है, हालांकि हम इसे अभी यूज करना चाहते हैं इसलिए इसे हम नहीं बदल रहे हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला ऑप्शन जो हमारे यहाँ आता है इसमें, वो आता है ओपन का। ओपन ऑप्शन क्या करता है? ओपन ऑप्शन का काम ये है कि जो भी आपने पुरानी फाइल बनाई हुई है, पुरानी फाइल देखिए यहाँ से कितनी बनी हुई है, ये देखिए कितनी पुरानी फाइलें हमने MS पेंट से बनाई हुई हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक खोलना चाहे तो आप ओपन ऑप्शन से खोल सकते हैं। ठीक है, या फिर जो ये रिसेंट पिक्चर लिस्ट दिख रही है इसमें से आके किसी एक पर क्लिक कर दोगे ना तभी भी वो खुल जाएगी। लेकिन इसमें कितने लिस्ट बन सकती है? जितने में यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जितनी भी फाइल रजिस्टर्ड हो सकती हैं उतनी ये फाइल यहाँ पे आपको रिसेंट में दिखाई देगी। अप्रॉक्स 20, कितनी? अप्रॉक्स 20 यानी 20 फाइलें लगभग दिखाता है। ठीक है, लेकिन उससे अधिक फाइलें अगर आपने बना रखी हैं तो अगर आपको उनमें से कोई पुरानी फाइल खोलनी है जो रिसेंट जगह पे नहीं दिखा, रिसेंट पिक्चर्स में नहीं दिखा रहा है, हाँ रिसेंट पिक्चर में दिखा रहा है तो आप उस पर जाके क्लिक करोगे और वो खुल जाएगी। बट अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप ओपन ऑप्शन क्लिक करके उस फाइल के लोकेशन पर जाएंगे, उस पर क्लिक करके ओपन बटन दबाएंगे तो खुल जाएगी। इसके बाद बात आती है सेव की। अच्छा, करके देख लें। चलो भाई एक काम करते हैं, दोनों ही करके देख लेते हैं, एक तो न्यू भी कर लेते हैं। न्यू, ये कह रहा है सेव डोंट सेव, मैंने कहा डोंट सेव। तो देखिए ये फ्रेम तो मैंने इससे ड्रॉ किया हुआ था जिसकी वजह से रह गया, बाकी डाटा तो इरेज हो गई, पूरी खाली हो गई, खाली हो गई ना, खाली हो गई। तो आपने न्यू ऑप्शन का प्रैक्टिकल देख लिया। हम क्या करते हैं, यहाँ से ओपन करने के लिए जाते हैं। क्या करने के लिए जाते हैं? ओपन करने के लिए। तो हमने ओपन पर क्लिक किया तो जो भी हमने ड्राइंग एंड डिज़ाइन पहले से बना रखी है उसको हमने क्लिक किया एंड ओपन दबाया तो यहाँ पर आके ओपन हो जाएगा। ठीक है, यही काम आप किस जगह से कर सकते थे? यहाँ से भी कर सकते थे। जो भी क्लिक करोगे वो आके ओपन हो जाएगा। देखिए हमने दो जगह क्लिक किया तो दो अलग अलग जगह पे ये आ गया है। जब ही आप ओपन बटन यूज करोगे वहीं एक नया विंडो खुलेगा जिसमें आपकी वो फाइल खुलेगी। जैसे आप नीचे देख पा रहे हो, जब भी मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो आपको दो फाइलें दिख रही हैं। ठीक है, ये पुरानी जिससे हमने जिसके विंडो से जाके हमने ओपन बटन दबाया हुआ था वो है, और ये नई वाली जो फाइल ओपन हुई है। ठीक है ना, ओके, बात समझ में आई? ठीक है, चलिए
इसके बाद की ऑप्शन की बात करें तो अगला ऑप्शन है सेव। सेव और सेव एज, ठीक है ना, दो ऑप्शन है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सेव और सेव एज में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये दोनों एक ही काम नहीं करते। सेव का मतलब होता है डाटा को सुरक्षित करने के लिए या इस बटन का उपयोग करते हैं। सेव का मतलब होता है सुरक्षित रखना, ठीक है ना, यानी इस बटन का उपयोग करके आप डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं। परंतु इन दोनों का अलग अलग उपयोग है। एक कहता है सेव करो, एक कहता है सेव एज करो, ठीक है ना, मतलब कि किसी के जैसे सेव करो या सेव कर दो, ठीक है। तो इनका अंतर इस बात से आप समझिए कि अगर ये एक फाइल है, अगर ये एक फाइल है जिसमें मैंने एक लाइन खींच रखी है, ठीक है, जैसे मैं इसको दिखा देता हूँ। ये एक फाइल है जिसमें मैंने ये लाइन खींच रखी है, ठीक है, ओके। और इसे मैं सेव कर दूं, क्या कर दूं, सेव कर दूं। सेव एज से देखिए सेव करेंगे तभी भी सेव एज विंडो खुलेगी। सेव से भी सेव करेंगे पहली बार, लेकिन ये काम केवल पहली बार में होगा, यानी इसके पहले फाइल सेव नहीं होनी चाहिए, यानी फाइल का नाम यहाँ पे अनटाइटल ही लिखा हुआ होना चाहिए। अगर ये अनटाइटल लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अनटाइटल नहीं लिखा हुआ है तब दिक्कत होगी, ठीक है। अनटाइटल लिखा हुआ है तो आप दोनों में से कोई एक बटन यूज करिए, ये आपको सेव एज की विंडो पर ही ले जाएगी। सेव एज का विंडो खुला, ओके, हमने ये सेव कर दिया, ओके। अनटाइटल के बजाय इसको 1 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। 1 2 नाम से ये सेव हो गया, ठीक है। अब हम एक और लाइन इसमें ड्रॉ करते हैं, एक और लाइन ड्रॉ करी। अब मेरे पास दो कंडीशन, एक मैं ये फाइल में डाटा ना सेव करूं, जो 12 नाम से हमने फाइल बनाई है 1 2 नाम से, उस फाइल में मैं डाटा न सेव करके 1 2 वाली डाटा प्लस नई डाटा का एक नया फाइल बना दूं, ठीक है। पहला सिनेरियो देखिएगा, जो मैंने 12 नाम से फाइल बनाई है उस फाइल में मैं डाटा न सेव करके 12 वाली फाइल का डाटा प्लस जो नया डाटा ड्रॉ किया है उसे मैं एक दूसरी फाइल में सेव कर दूं, ठीक है, एक नई फाइल बना के 13 14 15 किसी नाम से बना के, ठीक है। और एक कंडीशन है कि ये जो नई वाली लाइन का डाटा मैंने खींचा हुआ है, नई लाइन खींची हुई है, वो भी 12 में ही जाके सेव हो जाए। दो अलग अलग सिनेरियो हुए ना, दो अलग अलग हुए, तो इन दोनों का काम अलग अलग होगा। जैसे आपको इसी फाइल में यानी 12 नंबर के फाइल में ही डाटा को अपडेट करना है, तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, सेव। क्या दबाना पड़ेगा, सेव। और अगर आपको अगली फाइल में डाटा सेव करनी, अगली फाइल से क्या तात्पर्य है, एक नई फाइल बनानी है, आपको सेव एज बटन पर क्लिक करना होगा, क्योंकि सेव का काम है उसी फाइल के अंदर डाटा को अपडेट करना, और सेव एज का काम है एक नई फाइल डाटा, एक नई फाइल तैयार करना, ठीक है, ओके। बात समझ में आई, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है प्रिंट बटन। हालांकि इसके बारे में हमने पिछले सॉफ्टवेयर में जब मैं पेंट पढ़ा रहा था तभी में हमने आपको बताया था कि प्रिंटिंग अपने आप में एक पूरा कोर्स होता है 10-15 दिन का। तो जब आपकी कोर्स एंडिंग को आती है तब हम इसे पढ़ाते हैं, ठीक है। और इसे एंडिंग में पढ़ाने का रीज़न क्या है कि हम सारे सॉफ्टवेयर में डाटा रख रख के आपको प्रिंट करके सिखाते हैं, ठीक है, ओके। तो इसलिए इस ऑप्शन को हम स्किप करते हुए चलेंगे, और प्रिंट का ऑप्शन हम जब 15 दिन की वो प्रिंट वाली क्लास पढ़ाएंगे उसको उसमें आपको बताएंगे कि कैसे डाटा को प्रिंट किया जाता है। प्रिंटिंग बहुत अपने आप में एक कोर्स होती है, ठीक है, ओके। चलिए, अगला ऑप्शन है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। फ्रॉम स्कैनर और कैमरा का क्या उपयोग है, जैसे अगर मेरे कंप्यूटर पे वेबकैम लगा हो, वेबकैम मतलब एक छोटा सा कैमरा होता है जो कि हमें कंप्यूटर के साथ अटैच करना होता है, और ये हमारी फ़ोटो को क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान या फिर कॉलिंग के दौरान हमारी फ़ोटो या इमेजेस को सामने वाले को शेयर करता है, ठीक है। तो वो वेबकैम का उपयोग कर कीजिए, या फिर क्या करिए, स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, जिस डिवाइस के ऊपर हम पेपर रख के स्कैन करके उसका डिजिटल कॉपी हमारे कंप्यूटर में रखते हैं, ठीक है ना,
सभी प्रिंटर के ऊपर माउंटेड एक एरिया होती है जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को रखते हैं और उसे स्कैन करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट फ़ोटो के रूप में हमारे कंप्यूटर में आ जाती है, ठीक है ना? उसे स्कैनर कहते हैं। तो कह रहा है कि डाटा रिसीव करने का ये एक ज़रिया है, एक जगह है, किस तरह से? वेबकैम से या फिर इससे आपके स्कैनर से। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो जो भी वेबकैम या स्कैनर इससे कनेक्टेड होगा, जैसे अभी हमारे कंप्यूटर का कनेक्टेड था, कौन सा? HP स्मार्ट स्मार्ट टैंक 520450, इससे जो भी कनेक्टेड था, देखिए आ गया है। हम चाहें तो यहाँ पे पेज लगा के उससे स्कैन कर सकते हैं। अब स्कैनिंग का कई तरीका बता रहा है ये। पहला तरीका है कि कलर पिक्चर में करना है, ग्रे स्केल में यानी ब्लैक एंड वाइट करना है। ग्रे स्केल मतलब होता है कि ब्लैक एंड वाइट ही होगा, पर इसमें टेक्सचर अच्छे आते हैं, ठीक है? जो ब्लैक है वो कंप्लीट ब्लैक नहीं होता, जैसे इसमें शेडिंग पता चलती है कि भाई ये हल्का कलर है, ये गाढ़ा कलर है, ठीक है? लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में क्या करता है, कलर जहाँ दिखे वहाँ पे ब्लैक कर देगा, जहाँ कलर नहीं दिखा वहाँ पे व्हाइट कर देगा, ठीक है? या तो व्हाइट या तो ब्लैक, ठीक है? तो ये दो तरीका है। कुछ कस्टम सेटिंग है, आप कस्टम सेटिंग भी कर सकते हो, पर आप इसके ऊपर विशेष बहुत ज़्यादा डीप मत जाइएगा, ठीक है? हम आपको स्कैन करके दिखा देते हैं। अभी देखिए हमने स्कैन किया, तो इससे संबंधित सॉफ्टवेयर खुलेगा और स्कैनिंग का प्रोसेस होगा, ठीक है? वेट करिए। देखिए ये कह रहा है कि ये हटाना चाहते हैं, तो हमने कहा सेव कर दो भाई। अभी देखिए हमारे स्कैनर से ये इमेज आई है स्कैन होके, हालांकि हमने कुछ उसमें रखा ही नहीं है, ठीक है? वाइट एकदम था। देखिए उसमें जो भी गंदगी वगैरह लगी है वो भी स्कैन होके आ गई है, ठीक है? उसके पेज पर जो लगा हुआ है ऊपर वाले पे, वो सब इसमें आ गया, ठीक है? तो ये होता है डाटा फ्रॉम वेब या फिर कैमरा से जो भी डाटा आप रिसीव करके यहाँ लाना चाहते हैं, ठीक है? अगला पॉइंट क्या होता है? अगला होता है सेंड इन ईमेल। सेंड इन ईमेल मतलब होता है कि कभी-कभी आप कोई रफ ड्राइंग करते हो और चाहते हो कि उसको आप किसी को भेज पाओ, तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसे ईमेल कर सकते हो। कंडीशन ये है इसमें कि आपका जो ईमेल है वो आउटलुक अकाउंट से अटैच होना चाहिए, तभी आप ईमेल कर पाओगे, ठीक है ना? तो अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपका क्या होना चाहिए, आउटलुक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, जिससे कि ईमेल भेजा जा सके, ठीक है? और ईमेल में क्या जाएगा, ये डाटा ही जाएगी। जैसे हमने अभी स्कैनर से स्कैन किया, अब हम तुरंत क्या कर रहे हैं, सेंड टू मेल कर रहे हैं, तो यहाँ से ये पिक्चर डायरेक्टली उसको मेल हो जाएगी, ठीक है, जिसको आप भेजना चाहते हो, ठीक है? सेट एज बैकग्राउंड। सेट एज बैकग्राउंड मतलब जो ड्राइंग आपने बनाई है, चाहो तो आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड के तौर पे इसे सेट कर सकते हो। जैसे अभी मैं सेट एज बैकग्राउंड करूँ, फिल करने के बाद ओके किया। अच्छा पहले इसको सेव करना होगा ना, 13 दिन से इसको सेव कर दिया। अब ये काम करके देखिए, अब देखिए हमारे बैकग्राउंड पे ये आके, आपने देखा कि इसे बैकग्राउंड में भी सेट कर सकते हैं। आप इस फाइल की प्रॉपर्टी देख सकते हो। प्रॉपर्टी मतलब कि इस फाइल के अंदर क्या चीज़ें कैसे हैं। देखिए इसका जो रेजोल्यूशन है 200 dpi है, यानी डॉट पर इंच में इसकी रेजोल्यूशन दी गई है। इसकी जो डिस्क साइज है, यानी इसका जो अधिकतम स्पेस ये फाइल घेर रही है, वो 559.1 KB की है, ठीक है? इस फाइल को 13 तारीख चौथे महीने 2026 में सेव किया गया है, या लास्ट डाटा इसमें अपडेट की गई है, और वो भी 7:01 पर, ठीक है? ओके, ये जो यूनिट है इसकी वो पिक्सल रखी गई है, और कलर कलर में है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है, कलर में है। इसकी चौड़ाई इतनी है 1700 पिक्सल्स है, और जो ऊंचाई है वो 2338 पिक्सल है, ठीक है? ये डिफ़ॉल्ट है। एंड ओके करके आप इसे हटा सकते हैं। तो ये रही उसकी प्रॉपर्टी, उस फाइल की प्रॉपर्टी। इसके बाद अबाउट पेंट यानी इस सॉफ्टवेयर के बारे में जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं वो यहाँ से मिलेगा। एग्जिट बटन दबाओगे तो ये फाइल
बंद हो जाएगी। तो चलिए हम आ गए हैं होम टैब पर, ठीक है। तो 5 मिनट के लिए आप लोग रेस्ट ले लीजिए, फिर शुरू करते हैं आगे, ठीक है। आगे की बात करें तो हम आ जाते हैं होम टैब में। इसमें आ जाते हैं होम टैब में। होम टैब में आपको एक रिबन देखने को मिलता है, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था रिबन के बारे में, ठीक है। तो रिबन के बारे में हमने आपको बता रखा है। तो देखिए, सबसे पहला जो ये वाला ऑप्शन होता है ये सेक्शन का, जिसे क्लिपबोर्ड कहते हैं, इसका काम होता है कि किसी डाटा का एक प्रतिरूप तैयार करना। वो प्रतिरूप आप दूसरी जगह भी रख सकते हो और पहली जगह भी रहने दे सकते हो, या पहली जगह से हटा के केवल और केवल दूसरी जगह रख सकते हो, या दूसरी जगह रखने के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी जगह भी रख सकते हो। जैसे हम एक छोटी सी ड्राइंग आपके सामने ड्रॉ करते हैं और इनका उपयोग आपको दिखाते हैं। इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट ऑप्शन को ऑन करना पड़ता है। हमने सेलेक्ट ऑप्शन को ऐसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑप्शन को ऑन करके इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये सारे ऑप्शन हाईलाइट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम कॉपी कर रहे हैं, यानी पहले जगह पे भी डाटा रहने देते हैं और दूसरी जगह रखना चाहते हैं। तो कॉपी दबाने के बाद आपको पेस्ट दबाना है। तो देखिए इसी का हूबहू एक प्रतिरूप बन के हमको मिल गया। फिर एक और चाहिए तो एक और बार दबा दीजिए, एक और मिल जाएगा। फिर एक और बार चाहिए तो एक बार और दबा दीजिए, एक बार और मिल जाएगा, ठीक है। ये तो रहा इसका तरीका, इसका कॉपी और पेस्ट के कॉम्बिनेशन का। अब चलते हैं कट और पेस्ट के कॉम्बिनेशन। कट और पेस्ट के कॉम्बिनेशन में कहा जाता है कि जहां से आप डाटा को ले रहे हो वहां से डाटा हट जाएगी। देखिए हमने कट किया, वहां से डाटा हट गई, और अब पेस्ट कर रहे हैं तो डाटा आ गई, ठीक है, लेकिन दूसरे प्लेस पे रखने के लिए। फिर से हम पेस्ट दबाएंगे तो इसी का प्रतिरूप दोबारा आएगा, लेकिन एक कंडीशन होगी कि पहली जगह से डाटा एकदम से हट जाएगी, ठीक है। तो आपने इनके कॉम्बिनेशन सीख लिए, कट और पेस्ट का, कॉपी और पेस्ट का, ठीक है। इन दोनों ही ऑप्शन को पेयर में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जोड़े में इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आप पेस्ट करना चाहते हो तो आपको कॉपी या कट करना पड़ेगा, कट किए हो तो आपको पेस्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसमें भी आप देख रहे हो तो एक पेस्ट है, एक पेस्ट फ्रॉम है। पेस्ट फ्रॉम का उपयोग करोगे तो किसी दूसरी ड्राइंग की डाटा एंड ओके किया, ये डाटा आ गई, तो इसे नीचे की तरफ रख दो, ठीक है। लेकिन ध्यान इतना रखना कि जब ये सिलेक्शन चला जाएगा तो दोबारा डाटा आप हिला नहीं सकते वहाँ, ठीक है। वो कभी भी मूव तब नहीं होगी। बात समझ में आई आप सभी के? अब जितना भी मॉडिफाई करना है कब तक कर लेना है, जब तक कि वो डाटा सिलेक्शन वाले सेक्शन में है, और जो ही इसका सिलेक्शन एरिया समाप्त हुआ समझ लीजिए डाटा गई, गई, खत्म बात, ठीक है भाई। आगे बात करें इस पे, ठीक है। तो ये तो रहा इसका सिलेक्शन में बचा हुआ एक ऑप्शन, सॉरी पेस्ट का एक और ऑप्शन बचा हुआ जो था। अब आ जाते हैं हम सेलेक्ट में। सेलेक्ट में आने के बाद हमें कितने तरह का सिलेक्शन मिलता है इस पे जरा ध्यान देते हैं। जो ही आप इस टर्टल पे क्लिक करते हो तो नीचे की तरफ पहला सिलेक्शन मिलता है रेक्टेंगल सिलेक्शन। क्या मिलता है? रेक्टेंगल सिलेक्शन। तो जो ये सिलेक्शन चलेगा वो रेक्टेंगल जैसा चलेगा। देखिए जो सिलेक्शन का एरिया बन रहा है वो एक रेक्टेंगल जैसा बन रहा है, इसकी वजह से इसका नाम है रेक्टेंगल सिलेक्शन, ठीक है। अब आपने कर दिया तो इतनी एरिया रेक्टेंगल के रूप में सिलेक्ट हो गई, उसे हम हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, साइड कर सकते हैं, ठीक है। अगला तरीका इसमें है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन का मतलब हो गया आपका जैसा मन करे वो आप उस शेप में इसे सेलेक्ट करें। जैसे हमने देखिए इस शेप में इसको सेलेक्ट, ठीक है जी। अब इसको हटाइए, देखिए जैसे जैसे आपने सेलेक्ट किया था वैसे वैसे आपकी डाटा हट रही है, ठीक है। इसे कहते हैं फ्री फॉर्म सिलेक्शन। क्या कहते हैं? फ्री फॉर्म सिलेक्शन, ठीक है। अगला है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल दबाते ही पूरी ड्राइंग सिलेक्ट हो जाती है एक ही बार में, ठीक है। और इसके बाद है इनवर्ट सिलेक्शन। इनवर्ट सिलेक्शन बड़ा मजेदार है, देखोगे कैसे। जैसे हमने एक बार एक डाटा सेलेक्ट करी इतनी, तो ये डाटा सेलेक्ट हो गई, इसके अंदर की डाटा सेलेक्ट हो गई, और जो ही आप इनवर्ट सिलेक्शन करोगे, क्या करोगे, इसके बाद इनवर्ट सिलेक्शन करोगे, यही डाटा छोड़ के बाकी डाटा सेलेक्ट होगी। जो डाटा आपने सेलेक्ट करी उसे छोड़ के बाकी डाटा सेलेक्ट होगी। देखिए ये पूरा सेलेक्ट हो गया है और वो
छूट गया है। ठीक है जी, इसे कहते हैं इनवर्ट सिलेक्शन। क्या कहते हैं इसको? इनवर्ट सिलेक्शन। इनवर्ट सिलेक्शन यूज करने के लिए सबसे पहले आपको जो डाटा छोड़नी है उसे सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद इन्वर्ट करोगे तो बाकी की डाटा चली जाएगी और बस उतनी डाटा रह जाएगी। ठीक है, ओके, बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है डिलीट। जो सेलेक्ट किया है वो डिलीट हो जाएगा, जो सेलेक्ट किया है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जो सेलेक्ट किया वो डिलीट हो जाएगा। चलिए एक चीज तो ये भी हो गई, जो सेलेक्ट किया आपने वो डिलीट हो गया। चलिए हम एक मिनट पहले डिलीट कर देते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन सीखने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। हमने एक ये ड्रॉ किया है, ठीक है, गोला, और एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है यहाँ। ठीक है, वो चीजें ड्रॉ करिए। अब चलिए हम लास्ट वाले ऑप्शन का इसके सीखते हैं क्या है यूज। ये कहता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। क्या कहता है? ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। लेकिन ध्यान रखिएगा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन काम कैसे करेगा। सबसे पहले इसके सामने क्या कोई चेक मार्क लगा हुआ है, सही का निशान लगा है? नहीं, यानी ये एक्टिव नहीं है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये चेक मार्क का निशान लग जाएगा, यानी ये एक्टिव है। ठीक है, उसके बाद आप सिलेक्शन लीजिए। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे केवल वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, ना कि उसके पीछे का बैकग्राउंड। देखिए बैकग्राउंड आ रहा है क्या इसमें? नहीं ना। लेकिन मैं बता दूं कि ये वही कलर को केवल छोड़ता है, नहीं सेलेक्ट करता, जो कि यहाँ पर चुना गया होता है। ठीक है, अगर यहाँ का कलर आपका इसके बैकग्राउंड में है तब तो वो उसे छोड़ देगा, नहीं तो अगर आप देखिए व्हाइट के बाद मैं इसे ग्रे कर देता हूँ। ग्रे करने के बाद अब ये भले ही चेक मार्क रहे, भले ही ये चेक मार्क रहे, अब देखिए इसका बैकग्राउंड के साथ ही हो रहा है। ठीक है, यानी अगर ये पीछे कलर ये वाला होता तो उसको छोड़ देता, बाकी को यूज करता। अभी देखिए मैं इसको व्हाइट कर दूं, फिर से इसको सिलेक्शन करूं, देखो दिख रहा है, तो ये पीछे का बैकग्राउंड नहीं सिलेक्ट करेगा। तो कलर का कौन सा कलर ये नहीं चुनेगा बैकग्राउंड कलर में। अगर ट्रांसपेरेंट आपने यूज किया तो जो सेकंड कलर होगा आपका, या कलर 2 होगा, या जिसे बैकग्राउंड कलर भी कहते हैं, उसे अगर आप सेलेक्ट कर देते हो, बैकग्राउंड कलर उसे बता देते हो, और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन आप यूज करते हो, तो आपकी ड्राइंग में जो भी सिलेक्शन होगा केवल वो प्राइमरी कलर के जो होंगे उनका सिलेक्शन होगा, ना कि जो बैकग्राउंड कलर आपने सेट किया हुआ है वो। बैकग्राउंड कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, बात समझ में आई? आगे चलें। ये तो रहा सिलेक्शन। अब चूंकि आपने सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद ऑप्शन आता है क्रॉप। क्रॉप जो ही दबाओगे ना तो बाकी की सारी ड्राइंग डिलीट हो जाएगी, जितना सिलेक्शन किया है वो ड्राइंग रह जाएगी। ठीक है, सिलेक्शन रह जाएगा, बाकी सब डिलीट। चलिए अगला ऑप्शन है रिसाइज। इसके आगे का ऑप्शन क्या है? रिसाइज। रिसाइज ऑप्शन कैसे यूज किया जाता है? जो ही इस पर क्लिक करोगे तो एक तो ऐसे छोटी सी स्क्रीन खुलती है। रिसाइज का काम दो तरीके से होता है, एक तो पेज को रिसाइज करना और दूसरा स्कीविंग का। यहाँ पे रिसाइज एंड स्कीव ऑप्शन लिख के आता है इस विंडो का नाम, रिसाइज एंड स्कीव। रिसाइज का काम होता है पेज को छोटा बड़ा करना, ठीक है, पेज को छोटा बड़ा करना, और स्कीव का काम होता है उसे तिरछा करना, टेढ़ा करना। ठीक है, सिलेक्शन को टेढ़ा करना। चलिए, तो हमने क्या कर दिया, आपके ड्राइंग को खोल लिया है और यहाँ से उसे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए जो उसकी चौड़ाई है उसे भी ये 100 मानता है परसेंटेज में। परसेंटेज में देखिए क्या कर रहा है, दो तरीके हैं इसके रिसाइजिंग के, दो तरीके हैं, एक परसेंटेज है एक पिक्सल है। तो परसेंटेज में तो वो आप कितना भी छोटा बड़ा करोगे उसे 100% ही मान के वो चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने इसकी साइज घटाई बढ़ाई, मान लीजिए 100 की बजाय 110 कर दी, तो देखिए उसकी वर्टिकल साइज भी 110 हो गई। क्यों? क्योंकि आपने मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को ऑन कर रखा है, यानी चेक मार्क कर रखा है। इसका मतलब हो गया कि अगर आप चौड़ाई बढ़ाओगे तो ऊंचाई भी बढ़ेगी। जैसे हम लोग सेट कर देते हैं ना, भैया उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये होगा, तो अगर उसकी लंबाई आप बढ़ाओगे तो चौड़ाई भी बढ़ेगी, क्योंकि अनुपात समान रखना है, अनुपात को
समान रखना है, इसकी वजह से लंबाई बढ़ाओगे तो चौड़ाई भी बढ़ेगी। लेकिन ये अनुपात वाला जो सेक्शन है इसे बंद कर दिया जाए तो आप जो भी बढ़ाओगे वो दूसरे में जरूरी नहीं है कि बढ़े। ठीक है, देखिए हमने कर दिया, ओके करते ही देखिए ये बड़ा हो गया। ये तो रहा परसेंटेज वाला। दूसरा है पिक्सल वाला। पिक्सल वाले में भी यही एक्सपेक्ट रेशियो चलता रहता है, तो इसको भी बंद कर दीजिए। हमने इस पर जाके किया कि देखिए हॉरिजॉन्टल इसका कितना है 1476 है, इसे हम कह देते हैं 1200। और हाइट कितनी है 1600 है, तो इसे कह देते हैं 720। कर दिया, और जो ही आप ओके करोगे देखिए पेज छोटू सा हो गया। ठीक है, हो गया ना। तो इसको आप क्या कहोगे, इसको कहेंगे पिक्सल के हिसाब से आपने पेज को रिसाइज कर दिया है। किसके हिसाब से, पिक्सल के हिसाब से। ठीक है, अब चलिए स्कीविंग पे बात कर लेते हैं। ठीक है, हम अब बात करेंगे किसके आधार पे, स्कीविंग के हिसाब से चीज़ों को सही करना। चलिए स्कीविंग में दो स्कीविंग है, एक हॉरिजॉन्टल स्कीविंग है और एक क्या है, वर्टिकल है। चलिए हॉरिजॉन्टल में हम एक एंगल दे देते हैं 15 डिग्री का। कितने डिग्री का, 15 डिग्री का एंगल दे देते हैं। ठीक है, क्या दब रहा है भाई, 15 डिग्री का हमने एंगल दे दिया एंड ओके किया। तो देखिए ड्राइंग 15 डिग्री झुक गई है। ठीक है, 15 डिग्री ड्राइंग झुकी हुई लग रही है ना, लग रही है ना। ओके, अब ये तो रहा एक तरफ से हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल भी हम 15 डिग्री को कर देते हैं, तो आप देखिए ड्राइंग कुछ ऐसे दिखती है। तो ये वर्टिकल स्कीविंग भी हो गई 15-15 डिग्री की। अब ये आप 45 डिग्री 46 डिग्री जैसा भी आप डिग्री डालोगे वो आपकी स्कीविंग कर देगा। ठीक है, ओके। आगे बात आती है रोटेट की। रोटेट क्या करता है, आपकी ड्राइंग को घुमाता है। जैसे हमने किया कि लेफ्ट साइड में सॉरी राइट साइड में 90 डिग्री घुमा दो, तो घुमाते ही 90 डिग्री देखिए कि उस ड्राइंग ऐसे हो जाएगी। अब कहेंगे लेफ्ट साइड में 90 डिग्री घुमा दो, घुमाने पे वापस पुरानी तरह से आ जाएगा। अब कहेंगे रोटेट 180 डिग्री, 180 डिग्री करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जो इधर का रहेगा वो इधर आ जाएगा, जो ऊपर रहेगा वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, इधर वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, ओके। फ्लिप, फ्लिप क्या होता है, फ्लिप का मतलब होता है उसका मिरर कर देना। ठीक है, फ्लिप का मतलब होता है मिरर करना। जैसे आप कहोगे कि हॉरिजॉन्टल फ्लिप करिए, तो इसके बगल में एक शीशा लगा के जैसी भी वो ड्राइंग दिखेगी बस वैसा उल्टा कर देंगे। जैसे देखिए हॉरिजॉन्टल फ्लिप, तो जो इधर वाला था वो इधर हो गया, लेकिन नीचे वाला ऊपर नहीं हुआ, ना ऊपर वाला नीचे हुआ। ठीक है, ये इसको कहते हैं, इस फ्लिप इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप। ठीक है, और अगर ऊपर वाला नीचे करना है तो वर्टिकल फ्लिप कर दीजिए, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, लेकिन दाएं वाला ना बाएं होगा ना बाएं वाला दाएं होगा। ठीक है, इस फ्लिपिंग को कहते हैं क्या, वर्टिकल फ्लिप। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना रखते हैं, आगे के टूल्स एंड ऑप्शन को हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना। ठीक है।